नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आरबीआई की आज आई है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी में हालांकि ब्याज दरों को लेकर के कोई बदलाव नहीं किया गया जैसा कि उम्मीद थी, लेकिन सीआरआर में कटौती की गई है। आइए देखते हैं आरबीआई की पॉलिसी में क्या निकल गया है। फटाफट एक नज़र डालते हैं। आरबीआई की पॉलिसी में सीआरआर के अंदर 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है जैसा कि अनुमान था। हालांकि बहुत लोग कह रहे थे कि जीडीपी गिरने की वजह से हो सकता है कि कटौती की जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीआरआर 4.5% से घटा करके 4% किया। रेपो रेट के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया। रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। महंगाई एक बड़ा कंसर्न है। FY25 का जो ग्रोथ अनुमान है उसमें बड़ी कटौती की गई है, ये एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। और ये इस बार संडे को हम जब बातचीत करेंगे अजय बग्गा जी से, तो इस पर हम चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे कि जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.20% से घटाकर जो 6.60% किया गया है उसके मायने क्या हैं। FY25 में रिटेल महंगाई अनुमान को अब बढ़ा दिया गया है और इसे 4.8% किया गया है, जो कि पहले 4.5% था। तो दो निगेटिव चीज़ें हैं कि एक तो इन्फ्लेशन का अनुमान बढ़ाया गया है, जीडीपी का अनुमान घटाया गया है, लेकिन जो पॉजिटिव है वो है कि सीआरआर में कटौती की गई है। महंगाई की वजह से निजी खपत पर खराब असर पड़ सकता है। तो प्राइवेट कंजम्पशन को लेकर के ये बात निकल के आई है। एमपीसी के 6 में से 2 सदस्यों ने रेपो रेट कटौती के पक्ष में वोट किया था। आपको बता दें कि इसका मतलब ये है कि माहौल थोड़ा बहुत तैयार हो रहा है, तो फरवरी में कटौती की उम्मीद एक बार फिर से जगी हुई है। आपको बताते हैं कि जो रुख है आरबीआई का, वो मॉनेटरी पॉलिसी का न्यूट्रल पर अभी बरकरार रखा गया है। ग्रामीण मार्केट में रूरल डिमांड जो है वो रिकवर हो रही है, लेकिन अभी भी जो शहरी डिमांड है उसमें स्थिरता है। वहाँ पर थोड़ी सी एक समस्या निकलती हुई आ रही है। आने वाले दिनों में उसमें रिकवरी आने की उम्मीद जताई गई है। आपके लिए फ़िलहाल के लिए कोई राहत नहीं है। ईएमआई में फ़िलहाल कोई भी कटौती नहीं होगी, लेकिन बैंकों के लिए राहत है कि वो ज़्यादा कर्ज दे सकेंगे। उनके पास करीब 1.16 लाख करोड़ की अतिरिक्त नकदी उनको मिलेगी। तो ये बैंकों के लिहाज से बेहतर खबर। लेकिन बाजार फिलहाल सुस्ती में 5 दिन की लगातार तेजी के बाद आज इस समय जो है दायरे में बाजार है। 2 अंक नीचे निफ्टी 24,700 के ऊपर कामकाज करता हुआ 24,706। हालांकि इंट्राडे में 24,751 का भी लेवल हमने पार होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में मजबूती की वजह से बुल्स जो है वो भारी पड़ रहे हैं। 1668 शेयर एनएससी पर ऐसे हैं जो बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। 944 शेयरों में गिरावट है। क्या करें इस बाजार में? हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। क्या बाजार की ये जो रफ्तार है वो जारी रहेगी? और कल जो हमने थंब लगाया था वो लगाया था कि जब एफआईज बने कोतवाल तो डर काहे का। जी हाँ, एफआईज जब खरीदार हैं तो फिर डर किस बात का है। पिछले 3 दिनों में अच्छी खरीदारी है और कल के कारोबारी सत्र में भी हमने देखा कि अच्छी खासी बाइंग जो है वो एफआईज की तरफ से आती हुई दिखाई दी। आज के खास मेहमान को रूबरू कराते हैं। अंशुल जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं विशेष मेहमान के तौर पर। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में। और महत्वपूर्ण दिन, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, जैसी उम्मीद थी रेट कट को लेकर के बहुत ज़्यादा अनुमान नहीं था कि ब्याज दरों में तुरंत कटौती हो जाएगी फरवरी में ये, लेकिन अब उम्मीदें बढ़ गई हैं कि शायद ब्याज दरों में कटौती हो। सीआरआर में कटौती को कितना पॉजिटिव मान रहे हैं आप, और बाजार को लेकर के आपकी राय अब क्या है? तो बाजार से ज्यादा डिसअपॉइंटेड टेस्ट मैच में लग रहा है। 6 विकेट गिर गए हैं, बहुत ज्यादा दिल दुख। नहीं, दिल तो सही बात है। और चलिए खैर, यहाँ तो पहला मैच जीत गए हम लोग। अब दूसरे में देखना ही है कि रिकवरी आती है कि नहीं आती है। तो नज़रें वहाँ पर भी लगी हुई हैं और जैसे जैसे अपडेट होगी आपकी और हमारी तरफ से भी कमेंट्री जो है वो जारी रहेगी हमारे दर्शकों के लिए। जी, तो यहाँ पर तो अभी विकेट सलामत है ना बाजार पे? हाँ, अभी विकेट सलामत है सर। देखिए, आपको लोग या आस पड़ोस के लोग कितना भी एक्सपर्ट कहें, मार्केट आपको बता ही देता है कि आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट ही रहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 दिन अपडेज हो चुके हैं, मार्केट 2 दिन साइडवेज रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से कल ब्रेकआउट देगी और बड़े ब्रेकआउट के साथ, वॉल्यूम के साथ, सुबह पहले 1 घंटा 1.5 घंटा शॉर्ट्स को ट्रैप किया। अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, पहले पुट्स ओपन कराई पोजीशन की, बाजार नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, और एकदम से पुट की शॉर्ट कवरिंग लेके आए और बाजार एकदम तेजी से ऊपर आ गया। तो कल हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि
एक्सपायरी है तो कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर करेगा मार्केट, लेकिन इतना ज्यादा करेगा ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि ब्रेकआउट जब आया हमने बाय भी दिया, टारगेट भी अचीव हुए, लेकिन वही होता है ना कि आप सोच के कुछ आए हैं और मार्केट में हुआ कुछ। हम्म। तो सरप्राइजिंग था, लेकिन एटलीस्ट डायरेक्शन हम प्रिडिक्टेड थी कि डायरेक्शन ऊपर की है और ऊपर ही की तरफ मार्केट चला, तो उतना भी सरप्राइज नहीं हुए। एकदम नीचे आ जाता तो जरूर सरप्राइज होता कि ये क्या हुआ। अब यहाँ से हमने फिलहाल के लिए जो लेवल्स निकाल लिए हैं, 24,550, जो मैं बार बार बोल रहा था कि निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कल शॉर्ट कवरिंग के सारे वो निकल गया है। डेटा अभी भी न्यूट्रल की तरफ नहीं बढ़ा है, अभी भी ओवरसोल्ड ही है। तो जब तक ये न्यूट्रल नहीं आता है तब तक मैं किसी भी तरह की बेरिशनेस या टॉपिंग आउट, मतलब वो टॉप प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा कि इतना चल गया और कितना चलेगा। मार्केट हमेशा आपको सरप्राइज कर सकता है। एरिया ऑफ रिएक्शन जो आता है वो 25,200 पे आता है, उसके पहले मेरे को कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो एक आध दिन साइडवेज रह सकते हैं हम, या लास्ट आवर में वापस से बाइंग आ सकती है, बट इवेंचुअली हम 25,200 की तरफ जा रहे हैं। उसके पहले मैं टॉप प्रेडिक्ट करने की गलती नहीं करूंगा। वहीं बैंक निफ्टी में आप देखिए, 52,800 एक रेजिस्टेंस था, इसको निकलने के बाद 53,200 पे एक एरिया ऑफ रिएक्शन था जिसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया मार्केट ने, उसको तोड़ते फोड़ते निकल गया है। तो अब सीधा सीधा ऑल टाइम हाई ही दिखता है, इसके पहले तो मेरे को कोई रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी पे दिख नहीं रहा है। और पिछले 15-20 दिन से मैं बार बार कह रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक के सारे, बैंक निफ्टी पहले ऑल टाइम हाई बनाएगा, उसके बाद निफ्टी। तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर नजर रखें। HDFC बैंक, ICICI बैंक पे नज़र रखें। एच और निफ्टी बैंक बिल्कुल जिस तरीके की रफ्तार में है, ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अब नए हाई के बाद ही हो सकता है यहाँ पर थोड़ी रुकावट, सुस्ती देखने को मिले। लेकिन आज थोड़ी सी सुस्ती बाजार के अंदर है, बहुत सीमित दायरे में, 1 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे। अब देखना ये है कि आखिरी के जो 1 घंटे होंगे उसमें क्या कोई सरप्राइज बाइंग या सेलिंग आती है क्या, वो उस पर नज़रें हमारी लगातार रहेंगी। 25,200 ये महत्वपूर्ण लेवल है जो कि अंशुल जी बता रहे हैं कि वहाँ पे उससे पहले जो है फिलहाल जो है रुकावट की कोई संभावना नहीं है। छोटी मोटी करेक्शन या दायरा कंसोलिडेशन ये हो सकता है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने अपने प्रश्नों को लेकर के। पहला प्रश्न लेते हैं हम। हमारी दर्शक हैं सोनी कुमारी जी, कह रही हैं कि नमस्कार विपुल सर, आपका प्रोग्राम डेली देखती हूँ, थैंक यू सर फॉर हेल्पिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनी जी कार्यक्रम देखने के लिए। और कह रही है मेरे पास आधार हाउसिंग फाइनेंस के शेयर हैं, 393 रुपये पर लिए हुए हैं, और ये जानना चाह रही हैं कि क्या करना है। लॉन्ग टू मीडियम टर्म व्यू इनका यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है, मध्यम से लंबी अवधि तक ये होल्ड कर सकती हैं। अभी अगर हम आधार हाउसिंग फाइनेंस पे अगर हम नज़र डालें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 430 रुपये का है। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ करीब 1% नीचे है। 430 का भाव है, 393 पे लिया हुआ है, तो ठीक ठाक इनको प्रॉफिट हो रहा है, करीब करीब 37 रुपये पर शेयर का। क्या करें सर, अभी होल्ड करके रखना चाहिए आधार हाउसिंग फाइनेंस? देखिए, आधार हाउसिंग फाइनेंस आप होल्ड करके रख सकते हैं, आपको 520 560 तक के लेवल मिल जाएंगे। बट अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है, जैसा कि आपने लिखा और बताया भी है, तो लॉन्ग टर्म में जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी रहेगी वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस रहेगी। क्योंकि आधार हाउसिंग फाइनेंस लास्ट क्वार्टर में डी ग्रोथ था, जून क्वार्टर में 5% लॉस पोस्ट किया था, मतलब नेगेटिव ग्रोथ पोस्ट की थी, लॉस नहीं था। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपकी मतलब बढ़ के आनी चाहिए ग्रोथ, वो डी ग्रोथ में था। और सितंबर में भी 11% की ग्रोथ है। वहीं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 25% के आसपास की ग्रोथ है। तो एनी डे जब डबल ग्रोथ है तो आप मान के चलिए कि रिटर्न्स भी आपके डबल से ज्यादा आते हुए दिखेंगे इन दी सेम पीरियड। तो 1 1.5 साल 2 साल का नजरिया है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा आपका। तो आप चाहें तो अभी आपको प्रॉफिट हो ही रहा है, अच्छे पैसे बन रहे हैं, और अच्छे पैसे बनाने के लिए अगर आप आधार की जगह बजाज हाउसिंग पे शिफ्ट करेंगी तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर आपके लिए साबित हो सकता है। तो ये राय फिलहाल के लिए आपके लिए निकल करके आती हुई। अगले दर्शक जो हमारे हैं वो हैं अंकित जी, कह रहे हैं विपुल सर हार्दिक अभिनंदन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने के लिए। और इन्होंने पूरी लंबी फहरिस्त दी हुई है PSU शेयरों की, लेकिन उस पर हम सब पे तो चर्चा बाद में करेंगे। IRFC पे पहला सवाल ले लेते हैं, आपका एक सवाल। बाकी इस चर्चा के दौरान बहुत सारे PSU पे सवाल आ जाने वाले हैं, क्योंकि रोज़ ही आते हैं, तो आज रिकवरी भी अच्छी खासी है। IRFC पे जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, और अगर कुछ और शेयर ऐड करने हो तो क्या सही रहेंगे। सर रेलवे को लेकर के धीरे धीरे करके जो है हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जाते हुए सभी शेयर दिखाई दे रहे हैं, और बाकी PSUs में भी जो रिकवरी आई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अंशुल जी इतनी नाराज़गी PSU से क्यों है, कल
कल या परसों के, जब आप परसों आए थे तब शायद ये टिप्पणियाँ आई थी कि क्या अब ये जो रिकवरी आ रही है क्या हम इसको छोड़ दें। तो ये सवाल है बहुत लोगों के। तो पहले रेलवे से शुरू करते हैं। IRFC पे 0.25% की तेज़ी, 156-57 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिन में 4-5% चला है। अभी क्या करें सर, IRFC पे और कितना अपसाइड दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग की कोई संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? IRFC हो या फिर RVNL हो, ये भी आज 3% ऊपर है, 450 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सर, मेरी नाराजगी पीएसयू से नहीं है, मुझे मोहब्बत अपने पैसे से है। बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक्स में पैसा डाल के 2 बार हाथ जलाए हैं, 50-50% नीचे बेचे हैं। तो अब वो गलती मतलब दोहराने का कोई काम नहीं। वैसे भी चाणक्य ने कहा है कि गलतियों से सीखना चाहिए, उम्र छोटी है तब अपनी गलतियों से सीखने के लिए। फिर भी गलती करके सीखे हैं तो उसको रिपीट नहीं करना है। जहां बिल्कुल। तक आया प्री बजट रैली आ रही है तो पुल बैक आ रहा है प्री बजट रैली में। और पूरे फॉल में ऊपर से 42% 43% गिरा था बिना किसी पुल बैक के। 5-5 8-8% की पुल बैक आती थी और नए लो बनते थे। तो डीपर पुल बैक अभी बचा हुआ था जो एक आना था। ऑलमोस्ट 42% करेक्ट होने के बाद अब पुल बैक आ रहा है। मेजर रेजिस्टेंस 160 पे है। अगर प्री बजट रैली में निर्मला सीतारमण जी की मेहरबानी रही और निकाल लिया तो ये पूरी फॉल का 50% रिटेस्ट करने 180 रुपए तक जाएगा। बट 180 के ऊपर मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक में किसी तरह का अपमूव आएगा। तो अगर 160 निकलता है, किसी को प्री बजट रैली में वीकनेस प्ले करना है तो पीएसयू में लॉन्ग साइड प्ले कर सकता है। एक 8-10% की रिटर्न बन सकती है। वहीं आरवीएनएल देखें तो क्वार्टरली वीवैप पे अटका हुआ है, ये भी 461 निकलता है तो फिर पूरे फॉल का 50% पुल बैक 522 रुपए आएगा। तो 522 तक आ सकता है। बट अगेन मैं इस रैली में पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि चंबल फर्टिलाइजर 540 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर वो ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो मल्टीपल टाइम्स वहां फेल हुआ था और अब 540 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो वो बहुत तेजी से 625 तक जाएगा। तो मैं स्ट्रेंथ प्ले करना चाहता हूँ प्री बजट रैली में, वीकनेस नहीं। वीकनेस नहीं। यहाँ पर RVNL में जो है आपको लेवल्स पे ध्यान रखना होगा। वो कहाँ तक किन लेवल्स को क्रॉस करके, और फिर जो बताए गए हैं लेवल्स आपको उनका ध्यान रखना होगा। चंबल फर्टिलाइज़र पे जो है फोकस अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि फर्टिलाइज़र में बाइंग आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। चंबल फर्टिलाइज़र, RVNL और IRFC के लिए जो लेवल बताए गए हैं उसको एक बार नोट कर लीजिएगा। नहीं नोट कर पाएँ तो वापस पीछे जा कर के नोट कर लीजिएगा कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद। अगला प्रश्न लेते हैं और अगले दर्शक जो हमारे हैं उन्होंने प्रश्न भेजा है। हैप्पी मोमेंट विद शुभाश्री। शुभाश्री जी का सवाल है। शुभाश्री जी कह रही हैं कि विपुल सर और अंशु सर को नमस्ते। नमस्ते मैम। कह रहे हैं बिग फैन ऑफ मरीनाइन। आज टेक्स इंफ्रा ऑल टाइम हाई 153.75 लगाया है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टारगेट क्या हो सकते हैं? या इसके साथ साथ आप ये भी बता देती हैं आपने किस भाव पे लिया हुआ है या फिर आप खरीदना चाह रही हैं? टेक्स इंफ्रा आज वाकई में अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। 7% से ज़्यादा की 7.5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 155 का लेवल, 155.47 का इसका 52 वीक हाई इसने अब से कुछ देर पहले ही लगाया है। पिछले 5 कारोबारी सत्र में 24% के आसपास की रैली रही है सर इसमें। शानदार मूव टेक्स्ट इंफ्रा में। क्या अभी भी और अपसाइड बाकी रह गया है? क्या खरीदारी की जा सकती है? कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे? देखिए ब्रेकआउट भी आया है, बेहतरीन ब्रेकआउट आया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज 5th अप डे है तो अब यहाँ से कुछ समय कंसोलिडेशन में जा सकता है, 1-1.5 हफ्ता। बट जैसा आपका ब्रेकआउट है मोस्ट लाइकली ये सस्टेन होगा क्योंकि पिछले 3 दिन के आप वॉल्यूम देखिए ऑलमोस्ट 500% राइज है अगेंस्ट 50-डे मूविंग एवरेज। तीनों दिन 3.4 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम रहा है। तो बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, लेकिन 5th अप डे है इसलिए इमीडिएट बाई नहीं करना चाहिए। 2-3 दिन रुक जाइए। अगर 150 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर स्टॉक में 195 तक की रैली डेवलप हो जाएगी। चलिए, तो ये राय जो है टैक्स इंफ्रा पे निकल करके आती हुई। अगले दर्शक के पास चलते हैं। ये हैं ध्रुव पाठक जी, जिन्होंने हमें मनी नाइन को 100 रुपये भेजे हैं। कह रहे हैं राधे राधे, और कह रहे हैं कि अंशुल सर को परमानेंट हर रोज़ के लिए कर दीजिए। सर जैसी स्थिति है, अंशुल सर आजकल परमानेंट हर रोज़ लगभग मुझे लगता है डेली आ रहे हैं सर। ठीक है, कार्यक्रम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो है नियमित रूप से आ रहे हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। आप लोगों के तमाम प्रश्नों के उत्तर भी वो देते हैं। कह रहे हैं ही इज़ द बेस्ट। चलिए, ये तो हमारी बातों पे आपने जो है मोहर लगा दी है, तो हमारा भी ये मानना है। और कह रहे हैं कि BSC पर जो है क्या टारगेट हो सकते हैं, स्टॉप लॉस बता दीजिए सर। तो ये स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं BSC को लेकर के कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। ये हमें नहीं पता है कि इन्होंने किस भाव पर लिए हैं,
तो बीएससी को लेकर के क्या व्यू होगा सर, अभी क्या करना चाहिए, जिस तरीके से बाजार में रिकवरी है, क्या अभी होल्ड करें? देखिए बीएससी, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, हमारे क्लाइंट्स भी लॉन्ग है इसमें। कल के सेशन में ब्रेकआउट बना था 4800 पे, जिसका टारगेट 5450 था, बट जिस हिसाब से टारगेट अप्रोच किया है, लगता नहीं है कि 5450 पे कोई रेजिस्टेंस आएगा। तो आप केवल इसमें टॉप प्रिडिक्ट करने की गलती ना करके स्टॉप लॉस ले लीजिए यहाँ से 5200 रुपए का। 250 रुपए का थोड़ा सा डीपर है, लेकिन 5200 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर ये 5450 निकाल लेता है आराम से और सस्टेन कर लेता है, तो फिर आप मान के चलिए कि 5750 से पहले इसमें किसी तरह का रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा। तो थोड़ा सा ये 200-250 रुपए की रिस्क लेनी चाहिए। जैसे आपका कल वॉल्यूम था ब्रेकआउट पे और आज मोमेंटम है, हाई लाइकली है कि 5750 निकल जाएगा। ठीक, चलिए आदर्श पांडे जी ने 100 रुपये हमें भेजे हैं, और आदर्श जी का प्रश्न आया हुआ है, कह रहे हैं हेलो सर, एंजल वन में प्रॉफिट बुक करें या अभी वेट करें? इन्होंने 2902 रुपये पे ये शेयर खरीदे हुए हैं एंजल वन के, और अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको होल्ड करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। आज 3.25% की तेज़ी है, 3320 का लेवल जो है आज देखने को मिल रहा है। 400 रुपये से ज़्यादा पर शेयर का इनको हो रहा है मुनाफा। पिछले 5 कारोबारी सत्र में 15% से ज़्यादा की रैली इस शेयर के अंदर आ चुकी है। अब बहुत टाइम बाद सर, पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि लोगों के सवाल जो है ऐसे आ रहे हैं जिनमें कि वो प्रॉफिट में हैं, वरना ये सुन करके कि कितना लॉस है, ये थोड़ा सा चिंता हमको भी हो रही थी। लेकिन अब काफ़ी अच्छा जो है रिकवरी आती हुई। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? नवंबर महीना में जो है हमने देखा कि इनके बिजनेस अपडेट जब जब आते हैं तब तब हम देखते हैं कि रिकवरी जो है एंजल वन में देखने को मिलती है। अभी ये प्रॉफिट में है, क्या करें? आवाज़ मिल रही सर आपको? चलिए, तकनीकी दिक्कत है, उनका नेटवर्क शायद चला गया, कोई बात नहीं, 2 सेकंड में आ जाएगा। बीच बीच में तकनीकी खामियां जो हैं वो जो है बनी रहती हैं। लेकिन चलिए, आ गए हैं शायद अंशुल जी। अंशुल जी, मेरा प्रश्न सुन पाए थे आप? जी जी, आपकी आवाज आ रही थी। जी। देखिए एंजल ब्रोकिंग में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, हमारे क्लाइंट्स भी लॉन्ग है। इसमें जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद से स्टॉक में मोमेंटम काफी अच्छा आया है। तो मान के चलिए कि हमने जो 3350 3400 का टारगेट डिस्कस किया था वो ऑलमोस्ट आ गया है, लेकिन जिस हिसाब से अप्रोच है स्टॉक की वॉल्यूम के साथ चल रहा है, मैं टारगेट पे बुक करने की जगह इसको रिवाइज करना पसंद करूंगा 3750 तक। तो मुझे 3750 तक ये स्टॉक आते हुए दिख रहा है। चलिए, 3750 तक के टारगेट देखने को। इनको कोई स्टॉप लॉस भी देंगे क्या सर? क्योंकि ठीक ठाक प्रॉफिट होने के बाद अगर मान लीजिए नीचे जाता है तो इनके लिए क्या सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के लिए? देखिए यहाँ से जो 32 डेज का कपनल पैटर्न जो ब्रेकआउट आ रहा है, तो बेस ऑन बेस पैटर्न है। अब आपका अपडेटेड स्टॉप लॉस होना चाहिए 3150 का क्लोजिंग बेसिस। 3150 तोड़ता है क्लोजिंग बेसिस पे तो स्टॉक में वापस डाउन ट्रेंड आएगी, नहीं तो ये स्टॉक बहुत आराम से एक गैप छूटा हुआ है 3705 पे, पहले इसको फिल करने जाएगा, उसके बाद जो हाई बनाया 3877 का उसको टेस्ट करने जाएगा। तो मैं 3700 के आसपास, 3750 के आसपास एक बार इनको दोबारा सवाल पूछना चाहिए। चलिए, तो 37 के आसपास एक बार दोबारा सवाल पूछना चाहिए। इस बीच 1150 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर, हमारे फेसबुक पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग हौसला अफजाई करते रहते हैं, और भी हौसला अफजाई के लिए आप लोग प्रयास कर सकते हैं। अपने बाकी मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को हमारे यूट्यूब लिंक को कॉपी करके भेजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, अपने ऑफिस के कलीग्स को भेजिए, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन बाज़ार में रहती है कई सारी चीज़ों को लेकर के, ख़ास तौर से टेलीग्राम के माध्यम से और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो लोगों तक ना पहुँचे और लोगों को नुकसान वो कम से कम होता हुआ दिखाई दे। चलिए, अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इनका समस्या क्या है। यहाँ पर अदानी पावर के ऊपर प्रश्न हमें भेजा गया है। अदानी पावर और अदानी पोर्ट, विदिशा जी ने ये प्रश्न भेजा है कि अदानी पावर और अदानी पोर्ट में भी क्या करें। अदानी पावर इनके पास 551 रुपये पे इन्होंने ख़रीदे हुए हैं, और अदानी पोर्ट के 1287 रुपये के भाव पर इनके पास हैं। तो पहले तो अदानी पावर पे ज़रा बात कर लेते हैं। अभी का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 537 रुपये के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और 551 पे इनके पास है। सर, अदानी पावर कितनी पावर दिखाई दे रही है आपको, और प्रॉफिट में है ये? कहाँ पे जो है एग्जिट करना चाहिए अदानी पावर पे? देखिए अदानी पावर आपको होल्ड करना चाहिए। अदानी पावर को बल्कि मैं कहूँगा 2-3 साल के लिए डीमैट में डाल के छोड़ दीजिए।
यहाँ से 1200 रुपये तक की जर्नी मेरे को आराम से आती हुई दिख रही है। बस 589, 590, मतलब 589 से 600 का एक रेजिस्टेंस जोन है, वहीं से नीचे आया है। नेक्स्ट राउंड में इसको पार कर लेगा तो थोड़ा समय देंगे तो 2 साल सॉरी डबल होते हुए दिखेगा पैसा, 1200 रुपये तक आते हुए दिख रहा है। वहीं अदानी पोर्ट में आप देखिए रेजिस्टेंस था 1303, वहीं से रिजेक्ट किया है, वही गैप फिल करके। लेकिन इतना नीचे मतलब जो रिएक्शन है वो बहुत वीक है और एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम पे है। मतलब परसों की गिरावट जो थी उसमें कोई वॉल्यूम नहीं था, कल तो एकदम ही ड्राइड अप वॉल्यूम था, और आज भी ऑलमोस्ट हम आधा दिन निकाल चुके हैं, कोई वॉल्यूम नहीं है 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट। मतलब लेस देन 35% वॉल्यूम है। तो ये दिखा रहा है कि पुल बैक में कोई भी केवल रिटेल है जो घबरा के निकल रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग नहीं है। तो नेक्स्ट राउंड में जैसे 1310 रुपये निकालेगा, ये अपना ऑल टाइम हाई जो था 1605 रुपये, इसको आराम से टेस्ट कर लेगा। चलिए, तो ये अदानी पोर्ट और अदानी पावर, इन दोनों पे यहाँ पर राय जो है आपको मिल गई है। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, अंशुल जी को कैसे नमस्कार। हैं सर? सर बढ़िया है सर, आप बताइए सर। सब बढ़िया सर, बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास अशोका बिल्डकॉन है 253 पे। 253? हाँ जी। अच्छा, तो मेरे को ये जानना था कि इसका थोड़ा मोमेंट पोजिशनल टारगेट क्या हो सकता है, और ग्रीव्स कॉटन पे पूछना था सर मेरे को, क्या एंट्री कर सकते हैं क्या उस पे भी? ग्रीव्स कॉटन में एंट्री करना चाह रहे हैं। अशोका बिल्डकॉन आपने 253 पे लिए हुए हैं, अभी आप अच्छे 16-17 रुपए के प्रॉफिट में। कब तक होल्ड कर सकते हैं अशोका? सर जैसा अंशुल जी बताएंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से। चलिए ठीक है, जैसा अंशुल जी बताएंगे वैसा करेंगे। ये 253 पे है, 270 का भाव, 3.5% ऊपर आज ये शेयर ट्रेड करता हुआ, और यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ पिछले 5 दिन में 7-8% के आसपास चल चुका है, और अपने 52 वीक हाई की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 284.75 का इसका 52 वीक हाई है, और 270 के आसपास का, 271 के आसपास का हाई आज लगाया है। सर अशोका बिल्डकॉन क्या करना चाहिए सर? 253 पे लिए हुए हैं इन्होंने। और देखिए इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, हमारे क्लाइंट इसमें लॉन्ग है, क्योंकि टाइटनेस से ब्रेकआउट आ रहा था तो हमने 255 के आसपास बाई दिया था। 10% ऊपर का हमारा टारगेट है, तो 25 रुपये अगर आप पकड़ेंगे तो 280, 270, 280 रुपये करीब आता है। बट ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कप एंडल पैटर्न बनना चालू हुआ था 26 जुलाई से, जिसका आज के सेशन में ब्रेकआउट आ रहा है। हम थोड़ा सा टाइटनेस ट्रेड करते हैं ना, प्री ब्रेकआउट जनरली घुस जाते हैं, बट पूरा 90 दिन लगा के इसने एक फ्लैट बेस वीसीपी काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है। 270, 280 ये रेंज में एक बार के लिए स्टॉक अटक सकता है, 2, 4, 5, 6 दिन के लिए। बट इवेंचुअली इस लेवल को जैसे ही निकालेगा तो स्टॉक में कम से कम 390 रुपए तक की अपसाइड आएगी। तो आपको 6-8 महीने का समय अगर देते हैं स्टॉक को तो बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। वहीं ग्रीव्स कॉटन मनी 9 पे ही मैंने मल्टीपल टाइम्स बाय रिकमेंड किया हुआ है। यहाँ पे 120 रुपए का पूरा कप एंडल पैटर्न है वीकली चार्ट पे, जहाँ से अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। तो मेरे को लग रहा है कि स्टॉक को अगर 1 साल से ज्यादा का समय देंगे तो आराम से डबल तो हो ही जाएगा स्टॉक। छोटा मार्केट कैप है, फ्री फ्लोट 2000 करोड़ का है, तो अगर डबल भी होता है तो 4000 करोड़ का फ्री फ्लोट होगा, तो आराम से डबल हो सकता है। आराम से डबल हो सकता है। नंबर जो है थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, छोड़ दीजिए। ये आपके लिए सलाह जो है वो फ़िलहाल के लिए निकल करके आ रही है। एनवाई लॉक्स के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। आप लोग अपना नाम भी लिख लिया कीजिए, ताकि नाम लेने में आसानी हो। बड़े कठिन कठिन आप लोग यूट्यूब आईडी बनाते हैं। चलिए, ज़रा कह रहे हैं कि मनी 9 विपुल सर बेस्ट एंड फैन अंशुल सर। तो ये जो है अंशुल सर के बड़े फ़ैन हैं, और इन्होंने 3-4 शेयरों की एक लिस्ट दी हुई है जिस पर ये राय जानना चाहते हैं, और कह रहे हैं कि सारी जो है अंशुल सर की रिकमेंडेशन है, अभी भी क्या मुझे होल्ड करना चाहिए। और कह रहे हैं कि चलिए तीन तीन जो है जानना चाह रहे हैं, और सबसे कह रहे हैं कि ऑल थ्री समटाइम्स टू टेल फर्स्ट। तीन के तीनों पे उत्तर जानना चाह रहे हैं, लेकिन अगर समय कम हो तो सिर्फ पहले पे बता दीजिए। 2 पे ले लेते हैं सर आपका, है ना, एनआईटी छोड़ देते हैं। एस्टर डीएम इन्होंने 478 पे लिए हुए हैं सर, और चंबल फर्टिलाइज़र इनके पास है, वो इन्होंने 542 रुपये पे लिए हुए हैं। कह रहे हैं अगर तीनों पे उत्तर नहीं मिल सकता है तो किसी सबसे पहले वाले पे एस्टर डीएम पे जो है राय दिला दीजिए। एस्टर डीएम पे कुछ एक खबर भी बीच में आई थी, हालांकि हाँ अभी 488 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और 10 रुपये इनके बन रहे हैं यहाँ पर। तो शुरुआत एस्टर डीएम से करते हैं सर, क्या सलाह रहेगी? एस्टर डीएम अभी इनके पास है, क्या अभी होल्ड करना चाहिए?
देखिए एस्ट्रेडियम आपको होल्ड करके रखना चाहिए। मेरे ख्याल से ब्रेकआउट इसमें पिछले वेडनेसडे आया था, तब हम आप ही के शो पे डिस्कस कर रहे थे कि 460 रुपए के आसपास फ्रेश ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया है। ऑलमोस्ट 520 524 का पहला टारगेट कंप्लीट किया, उसके बाद पुल बैक वीक है। तो यहाँ पे शायद 5-7-8 दिन कंसोलिडेट करेगा 20 डे मूविंग एवरेज कैचअप करने। उसके बाद ये 570 575 तक जा सकता है। तो ऑल टाइम हाई से भी केवल 4-5% गिरा है, तो इतनी आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। वहीं चंबल में प्री बजट रैली स्टार्ट हो रही है, दूसरा दिन है जहां 540 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे चंबल में धीरे धीरे बुलिश होते जा रहा हूँ। अगर 2-3 दिन की इनसाइड बार या टाइट रेंज मिलती है तो फिर मैं इसमें एकदम से ब्रेकआउट प्ले करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। तो प्री बजट रैली में मेरी टॉप पिक चंबल फर्टिलाइजर है। अभी 542 पे इन्होंने लिया है, वही भाव है, तो किन लेवल्स पे आपको लगता है कि ब्रेकआउट की स्थिति आएगी? क्या इनको सलाह रहेगी आपकी? देखिए ब्रेकआउट आ चुका है, बात अब सस्टेन करने की है, क्योंकि हर बार ये 540 आगे फिसल जाता था। पहली बार है कि आज सेकेंड डे है जहां पे 540 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो और 1-2 दिन में देखना चाहूंगा, क्योंकि जो पहले एग्रेसिव सेलर्स होते हैं जो बार बार 540 पे बेच के नीचे ले रहे थे, उनकी पोजीशंस अगर बिल्ड हो जाती हैं तो शॉर्ट कवरिंग में बड़ी तेजी से स्टॉक निकल जाएगा। तो 1-2 दिन बस पोजीशन बिल्डिंग की बात है। इवेंचुअली 625 रुपए आते हुए देख रहा है। आप केवल एक काम कर लीजिए, 530 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले लीजिए। चलिए ठीक है। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जी हैं और उनसे सागर जी हैं। सागर जी को नमस्कार। नमस्कार सागर जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार। आईआरबी पे मेरा सवाल है। जी जी जी, मेरा कहाँ से बोल 64 रहे की हैं सर बाइक है। आप? मैं चित्रकूट से बोल रहा हूँ सर। चित्रकूट से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात। यूपी। जी जी जी, हाँ हाँ, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। जी जी बताइए सर। तो आपने 64 आईआरबी की इंफ्रा बाइक लिया हुआ है है। किस रेट पर? जी 64 रुपए पे 580 पीस है। 64 रुपए पे खरीदा हुआ है, 580 शेयर आपके पास हैं। अभी 59 का भाव देखने को मिल रहा है। कब तक होल्ड कर सकते हैं? 6 महीने तक। 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। चलिए, थोड़ी बहुत राहत तो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही, पर ये राहत कितनी सस्टेन करेगी, ये महत्वपूर्ण बात काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। सर बहुत थकाया इस शेयर ने, आईआरबी इंफ्रा ने, लेकिन दोबारा जो है एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। 64 पे लिया है, 59 का भाव आ गया है। 3-4 रुपये अब इनकी खरीद से दूर रह गया है। क्या ये शेयर जो है दोबारा उन स्तरों की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा जहाँ से ये फिसलता हुआ दिखाई दिया था? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आईआरबी इंफ्रा को लेकर के, क्योंकि बहुत क्वेरी है इस पर भी, लोगों की पोजीशन 60-70 के आसपास की काफ़ी ज़्यादा फंसी हुई है। देखिए इसमें एक डीपर पुल बैक आना था। जो ब्रेक डाउन लेवल था कप एंड हैंडल का 60 रुपीज था, वहीं तक स्टॉक आ चुका है। 2-4 दिन और देख लीजिए, अगर 60 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो पुल बैक एक्सटेंड होगा। आपका लेवल आ सकता है 66 से लेके 67 के बीच में, बट वहां पे एग्जिट करने की कोशिश कीजिएगा। ये सारे स्टॉक्स प्री बजट रैली में चल रहे हैं और पिछले बजट से इतने पिटे हुए हैं। जी एक डीपर पुल बैक सबको चाहिए थी, तो ये डीपर पुल बैक है और बजट की रैली की वजह से है। तो जैसे ही जनवरी मिड आने लगेगा ये सारे स्टॉक्स फेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जब तक जनवरी मिड नहीं आता है मोमेंटम बना रहेगा, उसको कैरी फॉरवर्ड में प्ले करना चाहिए। 66-67 के आसपास दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। 66-67 के आसपास दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा एक बार के लिए। अभी निगाहें बना करके चलिए आईआरबी इंफ्रा पर। पहले 60 का लेवल क्रॉस करे, उसके बाद से 66 के आसपास दोबारा जो है एक बार प्रश्न पूछ लीजिएगा। बबीता जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं अंशुल सर की रिकमेंडेशन पर पार ड्रग लिया हुआ है 288 पे, क्या करें? सर कल के शो में भी बहुत लोगों की ये टिप्पणी थी। हालांकि इस पर हमने बताया कि आपने एग्ज़िट की सलाह दी थी, लेकिन बहुत लोग एग्ज़िट नहीं किए और इसमें तेज़ जो गिरावट बीच में जो है देखने को मिली, उसके बाद अब क्या करना चाहिए? पार ड्रग के ऊपर 238 का लेवल अभी जो है देखने को मिल रहा है। और अब चूंकि यहाँ पर मैनेजमेंट को लेकर के कुछ एक सवाल बीच में उठे थे, अभी आपकी टिप्पणी क्या होगी पार ड्रग्स पे? बहुत लोगों ने एग्जिट नहीं किया है, उनके लिए कोई गुंजाइश है या नहीं? और वो लोग जो सवाल भेज रहे हैं बार बार पार ड्रग पे, उनके लिए कोई उम्मीद की किरण है अभी या नहीं? देखिए एक पुल बैक आ जाएगा काउंटर में, क्योंकि गैप के साथ नीचे आया है, तो 269 तक एक पुल बैक आ सकता है। उस पुल बैक में 8-10 रुपए जो भी लॉस लग रहा है उसको लेके निकल जाइएगा, क्योंकि लग नहीं रहा 269 के ऊपर जाएगा। मैनेजमेंट भी बाहर आके क्लैरिफिकेशन देने तैयार नहीं है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस या इनसाइड ट्रेडिंग का जो उन पे चार्जेस लगे हैं उसको लेके वो भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं कि गलती से हुआ है कि वाकई में किया है।
आप चुप रहने का मतलब तो हम यही मान के चलेंगे कि आपने जानबूझ के किया। तो जहां भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ जाता है वहां पे फिर बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 269 तक पुल बैक आएगा, वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं नितिन कावले साहब का। नितिन कावले साहब के दो सवाल हैं कि सर आज टीटागढ़ और प्रीमियर एनर्जी के बारे में कुछ बताइए। तो टीटागढ़ एक और रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी, जिसमें कि आज हम देख रहे हैं कि रेलवे क्षेत्र में आज थोड़ी सी मजबूती का माहौल जो है वो बना हुआ है। अभी जो है क्या करना चाहिए सर, 1185 के आसपास। हालांकि ये शेयर में आज मजबूती नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 1185 टीटागढ़ के अंदर जो भाव देखने को मिल रहा है। और दूसरी कंपनी प्रीमियम एनर्जी की है। पहले जरा टीटागढ़ पे बात कर लेते हैं। देखिए टीटागढ़ में यहाँ पे अपसाइड मिलेगी आपको पुल बैक में 1249 1250 की जोन तक। और अगर ये लेवल निकला दिसंबर के सेकेंड थर्ड वीक तक निकल गया तो और इसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते मिलेंगे प्री बजट रैली प्ले करने के लिए, जिसमें ये स्टॉक 1390 तक आ सकता है। तो 1250 पहला लेवल है, अगर उसके ऊपर सस्टेन किया तो 1390 वहां पे क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट राउंड में 994 रुपीज नीचे आते हुए दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रश्न हमारे पास आए हैं मदरसन को लेकर के, और इस पर ज़रा थोड़ी सी राय हम जानना चाहेंगे। आज भी आए हुए हैं, काफ़ी लोगों के सवाल यहाँ पर हैं मदरसन संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल को लेकर के। आज 2.25% ऊपर है, 170 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या करें सर, पिछले 1-2 दिन के अंदर थोड़ी सी जो रिकवरी रही है शायद उसकी वजह से, या फिर लोगों की पोजीशन फंसी हुई है। अभी क्या करना चाहिए 170 के आसपास संवर्धना मदरसन पे? देखिए मदरसन में 207 रुपए पे ब्रेकआउट आया था, जो इमीडिएटली 7-8 दिन बाद फेल हो गया था। तो वहां से जो लॉन्ग लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ था उसका टारगेट 169 था। 169 के नीचे लगभग 10-12 दिन सस्टेन करने के बाद स्टॉक वापस ऊपर आया है। तो अब ये है कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड था, तो बाउंस बैक आना था। यहाँ से 185 से 190 तक अपसाइड आ सकती है। वहां पे रिव्यू करेंगे कि स्टॉक में टॉपिंग आउट पैटर्न बन रहा है या कंटिन्यूअस अपमूव आ सकती है। तो फिलहाल 185 190 तक आ सकता है। 185 195 तक आ सकता है, ये फिलहाल के लिए राय निकल करके आती हुई। और थोड़ी चर्चा जो है वो डिफेंस पे कर लेते हैं, क्योंकि जीत सिंह जी का प्रश्न आया हुआ है। और जीत सिंह जी जानना चाह रहे हैं कोचिन शिपयार्ड के बारे में। और कोचिन शिपयार्ड के साथ साथ हम चाहेंगे, उन्होंने बहुत लंबी फहरिस्त भेजी हुई है। टीटागढ़ पे बात हो गई सर आप पे, टैक्स रेल पे बात हो गई है, IRFC पे बात हो गई है, तो इन तमाम शेयरों पे बात हो गई है। आपको उत्तर मिल गए जाएंगे जब आप दोबारा देखेंगे तो। NHPC पे अभी थोड़ी देर में चर्चा कर लेते हैं। आज अच्छी रिकवरी है तो इस पर थोड़ी सी बात करनी आवश्यक है। लेकिन पहले शुरुआत करेंगे डिफेंस शेयरों के साथ। कोचिन शिपयार्ड पे आज हम देख रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए। 2572 पे इन्होंने लिए हुए हैं। बीच में अच्छी रिकवरी यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड के शेयर पे निकल करके आई। सरकार की तरफ से भी जो है कई सारे ऐलान हुए हैं नौसेना को लेकर के। 1695 का भाव है, इनकी खरीद से दूरी है, लेकिन पिछले अगर हम एक महीने में देखें तो 10-11% की रिकवरी यहाँ पर आई है। देखिए कोचिन शिपयार्ड में ऑलमोस्ट 58% करेक्शन के बाद से पुल बैक आ रहा है। पुल बैक में जो लास्ट लोअर हाई था उसको क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है स्टॉक 1628 के ऊपर। तो 50% ऑफ पूरा फॉल अगर ये रिट्रेस करने आता है तो 2100 रुपए तक आ सकता है। वो अगर आपके पास है और प्री बजट रैली प्ले करना चाहते हैं, नहीं है और प्ले करना चाहते हैं, या है, तो भी दोनों केस में स्टॉक में 2100 रुपए तक की अपसाइड आ सकती है। वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 50% रिट्रेस करने के बाद वापस से डाउन साइड ओपन कर देगा। जी चलिए, तो बाकी जरा थोड़ी सी चर्चा डिफेंस पे आज कर लेते हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए ऑर्डर बुक क्या है यहाँ पर डिफेंस। पहले जरा इसको हटा करके जरा अभी ऑर्डर दिखाए जा रहे थे, जरा वो जरा एक बार के लिए दिखा दीजिए कि FY24 में जो है 2,64,200 करोड़ रुपए की ऑर्डर वैल्यू थी, जबकि FY24 में 3,61,000 से ज़्यादा की जो है ऑर्डर वैल्यू थी। और FY25 जिसमें कि अभी भी 3-4 महीने बाकी हैं, वहाँ पर 1,66,500 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स जो है वो मिल चुके हैं डिफेंस कंपनियों को, और अभी 3-4 महीने जो है बाकी हैं। तो ये स्थिति जो है ऑर्डर्स की यहाँ पर रक्षा क्षेत्र के कंपनियों के लिए निकल करके आती हुई। अब जरा ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से क्या कुछ राय निकल करके आई है, उसमें जो है एस्ट्रा माइक्रो पे बाई की कॉल दी गई है 935 के लक्ष्य के साथ, BEL को 350 के लक्ष्य के साथ, BDL पे बाई कॉल दी गई है, टारगेट नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो है सोलर इंडस्ट्रीज़ पे
13,250 के लिए खरीदारी करने की सलाह दी गई है। पीटीसी इंडस्ट्रीज़ पे 20,070 के लिए खरीदारी की सलाह दी गई है। एचएएल पे खरीदारी की सलाह दी गई है, ऐड करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा सेल करने की सलाह दी गई है मझगांव डॉक और जीआरएससी, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाल हैं तो वहाँ पर जो है सेल करने की सलाह दी गई है। ये ऐसे सिक्योरिटीज़ की राय है। अब ज़रा हम राय ले लेते हैं अंशुल जी की कि उनकी राय अलग अलग शेयरों पे क्या है। पहले तो बीईएल, बीडीएल और एचएएल इन तीन को लेकर के आते हैं और उसके बाद से ज़रा मझगांव पे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। बीईएल की बात करें तो अभी भाव देखने को मिल रहा है 314 के आसपास का। सर बीईएल ये शेयर में भी पिछले कुछ दिनों में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। आपकी सलाह क्या रहेगी बीईएल पे? अभी क्या फ्रेश बाइंग की या एवरेजिंग की कोई सलाह आपकी? देखिए 304 रुपए के ऊपर डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया है तो स्टॉक 325 326 रुपए तक जा सकता है। यहाँ से 10-12 रुपए की अपसाइड है। अगर 325 निकला तो फिर एक्सटेंड करेगा। 325 निकलने के बाद हम रिव्यू करेंगे, बट 325 के आसपास आते आते काफी एक्सटेंडेड हो जाएगा स्टॉक। मुझे लग नहीं रहा कि जल्दी निकलेगा भी ईएल। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। अगर आपके पास है तो 325 के बाद एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। 325 के बाद एग्जिट करने की सलाह ये निकल करके आती हुई बीईएल पे। बीडीएल पे क्या कुछ सलाह रहेगी जिनके पास है, जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं? 1223 यहाँ पे कहाँ तक रिकवरी संभव दिखाई दे रही है आपको? 1223 के आसपास चल रहा है। एक महीने में 13-13.25% की रिकवरी यहाँ पर भी आती हुई दिखाई दी है। ये इस रिकवरी में कहाँ तक ज़्यादा दिखाई दे रहा है? और देखिए ऊपरी लेवल से ऑलमोस्ट 50.37 करेक्ट होने के बाद स्टॉक में एक डीपर पुल बैक आया है। जो 1230 पे एक मेजर रेजिस्टेंस था वहां तक आ चुके हैं। अगर 1230 निकालता है तो 1342 ये पूरी फॉल का 50% है, यहां तक स्टॉक आ सकता है। जनरली 50% रिट्रेसमेंट के पास आके बड़ी फॉल वाले स्टॉक अरेस्ट हो जाते हैं। तो 50% रिट्रेसमेंट हर स्टॉक का बहुत ध्यान से देखिए। डिफेंस और रेलवे का, इनके ऊपर शायद ये स्टॉक्स नहीं निकलेंगे। तो 1335 1336 ये लास्ट लाइन इन द सैंड है। यहाँ आते आते स्टॉक ओवर एक्सटेंडेड हो जाएगा। 1330 1335 यानी कि यहाँ से भी 100 रुपये ऊपर के अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकते हैं अगर ये रिकवरी कंटिन्यू रहती है तो। एचएल पे भी इसी तरह से बातचीत कर लेते हैं। 4560 के आसपास का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सर 50% का जो फॉर्मूला आपने बताया है उस पर जो है कहाँ तक ये रिकवरी जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? इसमें भी ठीक रिकवरी आई है। देखिए 4676 लास्ट लोअर हाई था, मतलब जो स्विंग हाई था वो है। तो 4676 तक जाएगा। अगर निकालता है तो फिर 50% रिट्रेसमेंट 4890 के आसपास आता है। 4890 के आसपास आता है। वहां पे इनको पूरी तरीके से एग्जिट कर लेना चाहिए। वहाँ पर पूरी तरीके से एग्जिट कर लेना चाहिए। ये बात एक सर मझगांव पे बात नहीं हो पाई। मझगांव में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था और ये शेयर अब 4900 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में 15% के आसपास की रिकवरी इस शेयर के अंदर भी आती हुई दिखाई दी है। अभी यहाँ इस रिकवरी में क्या कहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा ये? देखिए रिकवरी का पहला टारगेट 4900 था। ऑलमोस्ट वहीं पे 3 दिन से फिसलता हुआ दिख रहा है। उसके ऊपर जा रहा है लेकिन ऊपरी स्तर से सेलिंग आ रही है। और 2 दिन वॉच कीजिए। अगर ये 4870 इस लेवल को तोड़ देता है तो फिर एग्जिट कर लीजिएगा। डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर 4900 के ऊपर टिक गया तो स्टॉक में थोड़ी सी और एक्सटेंशन आएगी 5280 तक। उस जोन में आने के बाद दोबारा आप या तो सवाल पूछ सकते हैं या बेटर है कि एग्जिट कर लें। चलिए, तो ये बात हो गई रक्षा क्षेत्र को लेकर के। और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं राकेश जी। राकेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? अरे हम बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? अरे सर, हम अयोध्या से बोल रहे हैं सर। आपका कंटिन्यू प्रोग्राम देखते हैं अंशुल सर का, आपका सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अयोध्या से आप बोल रहे हैं, बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? अंशुल सर को लेके अपनी टीम के साथ अयोध्या आइए सर, इंतजार कर रहे हैं आपका सर। नहीं, फिर एक ही बार ट्रिप बनेगी। पहले जो है अयोध्या दर्शन, उसके बाद से अंशुल जी के पास चला जाएगा। बनारस के अंदर काशी विश्वनाथ का दर्शन किया जाएगा। बताइए सर आपका क्या प्रश्न है? जी 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 सर, हमारा प्रश्न है IDFC फर्स्ट बैंक पे सर 407 शेयर है सर, 84 रुपए पर सर। 84 रुपए पर आपने 12 महीने का व्यू है सर, राय चाहते हैं अंशुल सर की। अच्छा, 12 महीने का व्यू है आपका। ये शेयर पे कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं।
लेकिन सर इसका दर्द जो है वो मतलब कम नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वाकई में शायद इसी तरह के शेयरों के लिए वो मसान फिल्म का डायलॉग है, ये दुख ख़त्म काहे नहीं होता। तो वाकई में 65-66 के आसपास चल रहा है। मर्जर को लेकर के जो स्टोरी रही, बहुत लोगों ने पोजीशन बनाई, लेकिन कोई फ़ायदा लोगों को मिला नहीं। आपकी टिप्पणी क्या होगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर? देखिए सर, जब भी ये पीआर वाली स्टोरीज चलती है ना, मैं उस स्टॉक से बहुत ज्यादा घबराने लगता हूँ, क्योंकि रिटेल को ट्रैप करने का बेस्ट तरीका होता है पीआर करके न्यूज में स्टॉक को लेके आइए। इसमें जो स्टोरी बनी थी वो ये थी कि ये अगला एचडीएफसी बैंक है और फलाना ढिकाना एचडीएफसी बैंक कहाँ का कहाँ चला गया, और ये स्टॉक 100 रुपए से गिरते गिरते 60 रुपए आ गया। अब पुल बैक जरूर देगा क्योंकि डीपली ग्रॉसली ओवरसोल्ड है। 71 72 तक पुल बैक आएगा, लग नहीं रहा कि उसके ऊपर जाएगा, तो 72 तक का वेट कर लीजिए, वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछिएगा। अगला प्रश्न जो हम जिस पे बातचीत करना चाह रहे हैं वो है जुपिटर वैगन पे। जीत सिंह जी का ही सवाल है, और जुपिटर वैगन के इन्होंने ले रखे हैं शेयर 180 पे हैं, शायद 654 के भाव पर लिए हुए हैं। तो इनकी खरीद का भाव थोड़ा सा ऊपर का है, लेकिन इस शेयर में भी लोअर लेवल से रिकवरी आई है, करीब 500 के करीब पहुंचता हुआ। काफ़ी शानदार मूव इसमें रहा था, 750 तक गया। अभी क्या करना चाहिए, ये भी पार्ट ऑफ रेलवे ग्रुप का ही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? आज 2.25% ऊपर है सर। देखिए, ऊपर से 43.5% करेक्ट करने के बाद बाउंस बैक आना स्टार्ट हुआ है। 508 रुपए अगर निकालता है तो फिर 50% ऑफ टोटल फॉल 582 पे है। तो उस लेवल का निकलने का वेट कीजिए, उसके बाद अगर लॉन्ग प्ले करना चाहते हैं तो 580 585 तक प्ले कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि बेटर काउंटर्स हैं जो फ्रेश ऑल टाइम हाइस के आसपास हैं, उनको ट्रेड करेंगे तो वहां पे लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा ब्रेकआउट्स को, और तेजी से ब्रेकआउट चलेंगे।